ओके, अच्छा। आपका क्या नाम है? किस कॉलेज से हैं आप? हाँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से ही। यहाँ रूम लेके रहते होंगे ऐसे ही? हाँ। घर सिद्धार्थ नगर से आते हो डेली? कब चलते हो भाई? वाह। आप बताओ, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? डीडीयू से। अच्छा, चलो ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स की क्लास में आए हैं और हम जो है हमारा जो टर्न है वो वेडनेसडे, अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है। और उसके बाद हम पेपर थर्ड अपना स्टार्ट किए हैं कि मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसमें फर्स्ट पोर्शन है हमारा लेजर और मेजर, ठीक है, उसको स्टार्ट किए हैं। और उसमें हम लोग एक दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि व्हाट इज़ द लेजर एंड मेजर, और उसकी लेजर और मेजर की क्या फिजिक्स है, उसको क्यों यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसके क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या ट्रांजिशन प्रोसेस है, इन सारी बातों पे बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर उससे वहाँ पे रिलेशनशिप हो गया था क्या? रिलेशन नहीं हुआ था, रिलेशन समझा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि नए बच्चे, उसके बाद फिर वहाँ पे आके हम लोग चलते हैं। सबसे पहली बात जानो कि जब भी कोई ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स की या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला एम हमारा होता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, किन बातों की एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ के आए हो, उसमें दो ब्रांच पढ़े होगे, एक ऑप्टिक्स पेपर पढ़े होगे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होगे। तो जब तुम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो सबसे पहले बताया होगा कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें लाइट या लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को तुमने एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑप्टिक्स का नाम दिया। और पूरे ऑप्टिक्स में तुम लाइट के बारे में, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हो, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सबके बारे में कंप्लीट स्टडी किया। ऐसे दूसरी ब्रांच जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन्स के मैकेनिक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, वो सारी की सारी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में होते हैं। ऐसे हर पेपर का अपना एक ब्रांच का एक स्पेसिफिकेशन होता है और उसमें उन चीज़ों की हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब थर्ड ईयर में आए हो, थोड़ा सा एक लेवल हम लोग का ऊपर उठ गया, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो बेसिक, मतलब फिर बेसिक्स आप फिजिक्स कर सकते हो, उसके पेपर होता है, लाइक मैकेनिक्स हुआ, वेव के बारे में जानकारी होगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद जब बीएससी सेकेंड ईयर में आए तो कोर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के जो पिलर्स हैं जिन पे फिजिक्स खड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लाइक हमारा ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये दोनों पेपर इतने इंपॉर्टेंट है कि आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, एमएससी चले जाओ, कहीं भी चले जाओगे, ये दोनों पेपर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं तुमको हमेशा काम आने वाले हैं। क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल करने जाओगे तो तुमको दो ही तरह के प्रैक्टिकल मिलेंगे, या तो ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल मिलेगा। और जब वो प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ एसोसिएटेड होंगे तो तुमको उसके कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लोग जो पेपर स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पेपर हमारा है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड पेपर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड पेपर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एंड फोर्थ पेपर है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जिसमें से हम लोग पेपर थर्ड यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसमें पेपर में भी दो ब्रांचेज हमको स्टडी करने हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स का अलग और एक पार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं, उसमें फर्स्ट यूनिट जो हमारा है लेजर और मेजर। लेजर का फुल फॉर्म होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसे मेजर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव, या उसी को हम लोग जनरली बोलते हैं मालिकुलर एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। और बात याद रखो कि जो लेजर है और मेजर है, दोनों एक तरह का क्या है, लाइट सोर्स है। दोनों एक तरह का क्या है, लाइट सोर्स है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब दोनों एक तरह का लाइट सोर्स है, तो हम लोग जब ऑप्टिक्स ब्रांच पढ़े थे तो वहाँ जनरली हम लोग बात किए थे कि वहाँ पर इस पूरी ब्रांच में हम लोग लाइट या लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सबके बारे में स्टडी करते थे ऑप्टिक्स ब्रांच में। तो जब लेजर और मेजर भी एक तरह का लाइट सोर्स है, तो इसको क्यों नहीं हम ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी किए। कुछ इसके साथ ऐसी बात होगी
जो वहाँ पर फुलफिल नहीं बैठ रही होगी, तभी ना इसको हम अलग एक मॉडर्न फिजिक्स में लेके आए। तो अपना चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात उस कड़ी की है कि क्या इसके पास ऐसी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल लाइट सोर्स में हमको नहीं देखने की मिलती है, जिसकी वजह से इसको हम अलग स्टडी करने की। तो किसी भी लाइट सोर्स के पास अगर ये पांच स्पेशल प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करे, कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है? पहला मोनोक्रोमेटिक, दूसरा यूनिडायरेक्शनल, तीसरा कॉलिमेटेड, चौथा कोहेरेंट, पांचवा हाई इंटेंस बीम। अगर किसी भी लाइट सोर्स के पास एनी वन कोई भी लाइट सोर्स हो, अगर उसके पास ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी उसके पास शो कर रही है, तब हम कहते हैं कि वो जो लाइट सोर्स है वो हमारा लेजर है या मेजर। अब इम्पॉर्टेंट है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी तो जानना चाहिए कि आखिर मोनोक्रोमेटिक है तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। क्रोमेटिक मतलब क्या होता है? कलर। यानी कि वो लाइट सोर्स के पास कैसी होनी चाहिए? सिंगल। अच्छा, कोई भी जब कलर होता है, जैसे विवग्योर पढ़े होगे, देखे होगे, तो विवग्योर में 7 सेगमेंट्स के कलर होते हैं ना, हर एक कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जब लाइट की बात करते हो तो लाइट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। कैसे एसोसिएटेड होते हैं? पढ़े होगे रिलेशन, न्यू बराबर c बाई लेमडा, पढ़े हो ना। न्यू को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा को वेवलेंथ। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूरी फिजिक्स में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कहने का सेंस कि एट पर्टिकुलर टाइम अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इस सिनेरियो को यहाँ पर लेके आते हैं कि मोनोक्रोमेटिक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, एक कलर। यानी कि उस लाइट सोर्स के पास क्या होना चाहिए? सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। इसका मतलब यही निकल के आया ना, एक कलर मतलब एक कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। यानी कि वो स्पेशल लाइट सोर्स जिसके पास ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, उसके पास क्या होना चाहिए? सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। दूसरा यूनि डायरेक्शनल। यूनि मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी सिंगल, और डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। जैसे ये देखो तुम्हारी वाइट लाइट है, ये जब देखो फ्लो हो रही है तो ये देखो यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख, पूरा डाइवर्स सिस्टम जैसा है ना। यानी कि इसका वेवलेंथ कई सारा पूरा विवग्योर है। वाइट लाइट मतलब सारे जो विवग्योर के कलर होते हैं उनको सब मिक्स कर दो तो वाइट लाइट बनती है ना। तो ये इसमें लगभग 7 सेगमेंट्स के कलर है, यानी 7 वेवलेंथ है, और 7 कई, इसका डायरेक्शन इनफाइनाइट। तो उस केस में वो लाइट सोर्स ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो इस जो भी लाइट सोर्स है उसको यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए। तीसरा क्या है? कॉलिमेटेड। कॉलिमेटेड वर्ड का नाम सुने हो कहीं? बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होगे, प्रैक्टिकल कर रहे होगे, ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल किए होगे, तो जब लैब में गए होगे तो वहाँ स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिला होगा। अब पूरा का पूरा ऑप्टिक्स प्रैक्टिकल इसी पे डिपेंड करता है। देखे होगे ना स्पेक्ट्रोमीटर, देखे हो ना। जब स्पेक्ट्रोमीटर पढ़े होगे तो पता चला होगा स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है तुम्हारा टेलीस्कोप, एक पार्ट होता है तुम्हारा प्रिज्म टेबल, और एक पार्ट तुम्हारा होता है कॉलीमीटर। ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। हर कोई इसको बिना इसको पढ़े कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल सबको करना है। सबके यहाँ ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रैक्टिकल होगा। ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल में जाओगे तो सारा प्रैक्टिकल इसी स्पेक्ट्रोमीटर पे ही करना है। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर के पास जाओगे, इंस्ट्रूमेंट के पास देखोगे ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर आता होगा, या ऐसा टेलीस्कोप लगता होगा, या एक प्रिज्म टेबल आता होगा, यहाँ एक तुम्हारा कॉलीमीटर लगा रहता हो, यहाँ तुम्हारा लाइट सोर्स रखता हो। ये भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। अगर ग्रेटिंग का प्रैक्टिकल नहीं किया, सिंगल स्लिट डबल स्लिट जब भी करोगे तो यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही यूज़ करते हैं। और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में कौन सा लाइट यूज़ करते हो यहाँ पर? सोडियम लैंप यूज़ करते हैं, सोडियम लैंप यूज़ करते हैं।
सोडियम लैंप यूज करते हैं, ये भी एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की। अच्छा ये भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स बहुत परेशान करता है। अब यहाँ पर तुम लोग बता रहे हो कि सोडियम क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अभी इसी मतलब थर्ड ईयर के फिजिक्स में ही एक पेपर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो जब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर जब सेकंड चैप्टर सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा पढ़ोगे तो वहाँ पर सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा तुमको पढ़ाया जाएगा। और जब सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा कि जो सोडियम एटम होता है उसके पास एक्चुअल में D1 D2 दो लाइंस होती हैं। एक D1 का जो हमारा वेवलेंथ होता है 5890 एंगस्ट्रॉम और जो D2 लाइन का होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। यानी इस सोडियम लाइन के पास दो लाइन हुई D1 D2, तो दो लाइन हुई मतलब दो वेवलेंथ हुआ। तो दो वेवलेंथ होने की वजह से ये मोनोक्रोमेटिक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सोडियम लैंप को एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज करते हैं। वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क कि क्यों ऐसा करते हैं, तो उसको भी हम लोग जानेंगे जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब हम लोग सोडियम का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। अब फिर अपने बातों पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि स्पेक्ट्रोमीटर के तीन पार्ट्स, टेलीस्कोप, प्रिज्म टेबल और कॉलीमेटर। देखते होगे अगर कोई प्रैक्टिकल किया था स्पेक्ट्रोमीटर पे, फर्स्ट ईयर में किए थे, सिंगल स्लिट किए थे। सिंगल स्लिट किए होगे तो तुमको ऐसे एक स्लिट दिखाई दी होगी, ऐसे दिया होगा या पतला सा एक जगह दिखी होगी, ये पूरा ब्लैक दिख रहा होगा, ऐसे दिखा होगा ना। अच्छा ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा रिवाइज करना है कि जब प्रिज्म टेबल पे ये टेलीस्कोप था, ये प्रिज्म टेबल था, ये किलो, इसी प्रिज्म टेबल पे इस स्लिट को ले जाके रख देते थे। यानी इस प्रिज्म टेबल पे इस स्लिट को ऐसे रख देते थे अर्जेंटली, और यहाँ से तुम उसको ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व जब करते रहोगे तो यहाँ पर देखते होगे यहाँ स्लिट में एक सिंगल लाइन ही रही होगी ना, एकदम छोटा सा रहा होगा ना। लेकिन जब इसको यहाँ से देख रहे होगे तो जब स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ऐसे ऐसे कई सारी तुमको लाइन दिख रही होगी, एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि कई सारी लाइंस दिख रही होगी। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे कई सारी फ्रिंजेस तुमको दिख रही होंगी ना। है तो एक ही ना। और जब वहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो तो कई सारी दिख रही है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो कॉलीमेटर है, ये कॉलीमेटर क्या करता है कि जो स्लिट्स की बीम है उस बीम को पैरेलल लाइट बीम्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक सिंगल लाइट को देखो ये पैरेलल लाइट बीम्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सेपरेशन कर देता है, जिससे हम अपना जो हमको ऑब्जर्वेशन लेना है वो सटीक तरीके से, जैसे एक काम को इसके अगर विड्थ निकालनी है एक चीज़ की तो हमने 2-3 का विड्थ निकाल लिया और सबका एवरेज ले लिया, तो हमको अपना एक्यूरेसी मिल जाती है कि हम जो कि देखो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में कभी भी एग्जैक्ट हम नहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करते, एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 100% हो तो हमारा प्रैक्टिकल सही। इसलिए हमने एक का ले लिया, 2 का ले लिया, तीसरा का ले लिया, तीसरों का एवरेज ले लिया, तो हम लोग नियर अबाउट अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े। फिर भी हम 100% श्योर नहीं होते कि हमारा सही है, उसके बाद हम एरर निकालते हैं, उस एरर को उस रिजल्ट में ऐड करते हैं कि हमने ये रिजल्ट निकाला है और इसमें इतना परसेंटेज एरर आया है, दोनों मिला के तब कंप्लीट रिजल्ट लिखा जाता है। तो वो हमारी बात की बात है। लेकिन ये कॉलीमेटर का काम होता है कि पैरेलल लाइट बीम्स को कन्वर्ट करता है, यानी नॉर्मल लाइट बीम्स को पैरेलल लाइट बीम में कन्वर्ट करता है। वही सेम प्रॉपर्टी इसके पास भी होनी चाहिए, उस लाइट सोर्स के पास जो लेजर या मेजर होगा। चौथी प्रॉपर्टी है कोहेरेंट की। कोहेरेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोहेरेंट पढ़े होगे कि दो लाइट बीम्स का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है, और उसके साथ कंडीशन लगाते थे कि वो लाइट बीम्स कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट लाइट बीम होनी चाहिए। तो क्या होता है कोहेरेंट का मतलब? फेज डिफरेंस सेम होगा तो वो कोहेरेंट हो जाएगा। और कोई कंडीशन? फेज डिफरेंस कब सेम होगा? किसी लाइट बीम का फेज डिफरेंस कब सेम होगा? मान लो यही लाइट बीम से निकल रही, 2 लाइट बीम्स निकल रही, कई सारी लाइट बीम्स निकल रही और वहाँ से भी लाइट बीम्स निकल रही, दोनों सुपर इम्पोज करें एक दूसरे को, तो क्या इंटरफेरेंस मिलेगा? क्यों? क्या? मान लो यहाँ से लाइट निकली, एक लाइट उसी के जस्ट बगल में लगा दी, वहाँ से दूसरी लाइट निकली, तब हाँ ये हो सकता है, जान रहे हो, लेकिन थोड़ी सी उसमें सुधार करने की ज़रूरत है।
कि कोहेरेंट होने के लिए देखो, जब जो चीज़ तुम बोल रहे हो कि फेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक तरह से कह सकते हो। फेज कांस्टेंट कब होगा, जब हमारा सोर्स सिंगल होगा। सोर्स डिफरेंट होगा तो फेज कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। फेज कांस्टेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोहेरेंट होने के लिए हमारा सोर्स कैसा होना चाहिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए। अब सिंगल सोर्स से 25 टू वेवलेंथ निकालो, 25 वेवलेंथ निकालो, कोई फर्क पड़ेगा, सबका फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और जब फेज कांस्टेंट मिलेगा तो एम्पलीट्यूड नियरली सेम होगा, वेवलेंथ नियरली सेम होगा, इंटेंसिटी नियरली सेम होगा, सारी के सारे पैरामीटर जो लिखते होंगे कोहेरेंट की डिफिनीशन में 4-5 लाइन लिखते होंगे ना पैरामीटर्स के बारे में, चारों पैरामीटर नियरली अबाउट सेम होते हैं। तो कोहेरेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोर्स कैसा होना चाहिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके नहीं छोड़ देती। पांचवा क्या है, हाईली इंटेंस बीम होनी चाहिए, यानी जो बीम निकलनी चाहिए लाइट बीम वो बहुत इंटेंस बीम होनी चाहिए और हाई इंटेंस बीम होनी चाहिए। अगर किसी लाइट सोर्स के पास ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं तब हम कहते हैं कि वो लाइट हमारी क्या है, लेजर है या मेजर है। देखो कितना, अब ये सारी नॉर्मल लाइट के ऊपर अप्लाई होती है क्या, नॉर्मल लाइट में ये सब होल्ड करता है क्या, नहीं, इसीलिए इसको हम ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी नहीं करते थे, क्योंकि इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए उस लाइट सोर्स के पास। अच्छा, दूसरी बात कि ये तो समझ गए कि उस लाइट सोर्स के पास अगर ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वो लेजर होगा और मेजर होगा, तो कब कहेंगे कि वो लेजर होगा और कब कहेंगे कि वो मेजर है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि कब आखिर कहेंगे कि वो लेजर है वो मेजर है। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े होगा, लाइट जब पढ़ रहे होगे तो वहाँ बताया गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सारी रेंज डिफाइंड होती है। वो रेंज गामा रेज से, एक्स रेज से और तुम्हारी अल्ट्रावायलेट रेंज से, विजिबल रेंज से, इंफ्रारेड रेंज से, माइक्रोवेव रेंज से और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज तक जाती है। यही पढ़े होगे ना, पर्टिकुलर इसकी रेंज है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेंज, माइक्रोवेव रेंज और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। जिसमें इस विजिबल रेंज में यानी जिसकी रेंज जो होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, इसी में जो भी लाइट हमको होती है वही हमको दिखाई देती है। इसी रेंज के बीच की चीज़ें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, ना इसके इधर देख पाते हैं ना इसके इधर देख पाते हैं। तो विजिबल रेंज में ही हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेंज से रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज करता है। और पहले ही बता दिए हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी एट पर्टिकुलर टाइम अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस गामा रेज का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है। और तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो लेमडा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ये चीज़ तब हम कहते हैं कि हमारा जो भी हमारा क्या कहता जाता है वेवलेंथ का रीजन है, अगर वो हमारा या सॉरी यहाँ विजिबल रहेगा या अल्ट्रावायलेट रहेगा, वो अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊपर के रीजन में लाई करें। यानी जो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जिस लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं, जिसके पास ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, उसकी पर्टिकुलर कुछ वेवलेंथ होगी ना। अगर उसका वेवलेंथ का जो रीजन है, अगर इस रीजन से यहाँ रीजन में लाई कर रहा है, इसके इधर लाई कर रहा है, ऊपर रीजन में लाई कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो जो लेजर है वो हमारा मेजर है। यानी वो जो लाइट सोर्स है वो हमारा क्या है, मेजर है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव या मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर वो लाइट सोर्स का जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रीजन में या इससे नीचे के रीजन में लाई करेगा तो वो जो लाइट सोर्स है वो हमारा लेजर लाइट सोर्स होता है। चीज़ें समझ में आ गई कि लेजर और मेजर है क्या, और ये इसको इस पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, और इसको कब कहेंगे कि ये लेजर है और कब कहेंगे कि ये मेजर है। इसके बाद हम लोग ट्रांजिशन प्रोसेस पढ़े थे। ट्रांजिशन प्रोसेस पढ़े थे, इसमें 3 प्रोसेस हम लोग स्टडी किए थे।
फर्स्ट है हमारा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेकंड है हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। थर्ड है हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और दो इमिशन प्रोसेस में हमारा लेजर का ट्रांजिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या होता है ट्रांजिशन। फर्स्ट लेके चलते हैं कि स्टिमुलेशन और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। हम दो स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2। स्टेट 1 को हम लोग देते हैं नाम ग्राउंड स्टेट और स्टेट 2 को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको हम E2 का नाम देते हैं, इसको E2 का। पहले मतलब ये दोनों किस तरह के दिखते हैं, फिजिक्स में पढ़े होगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़े होगे ना। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जब पढ़े होगे तो वहाँ बैंड फॉर्मेशन बताया गया होगा। जब बैंड फॉर्मेशन पढ़े होगे तो वहाँ बताया होगा कि कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, बैलेंस बैंड क्या होते हैं। तो वहाँ पर बताया गया होगा कि बैलेंस बैंड वे होते हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो रेंज ऑफ एनर्जीज या बैंड का फॉर्मेशन होता है वो बैलेंस बैंड कहलाते हैं, और जो हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैंड का फॉर्मेशन होता है वो कंडक्शन बैंड कहलाते थे। यही ना होता था। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते थे, कोई भी जैसे आइटम है, जैसे सिलिकॉन आइटम है, उसका एटॉमिक नंबर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते थे वही उसके क्या कहलाते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते थे। तो ये चीज़ें अंडरस्टूड है। तो जो सिनेरियो सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड का था वही सिनेरियो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट। जो सिनेरियो वहाँ पर कंडक्शन बैंड का था वही सेम सिनेरियो एक्साइटेड स्टेट है नहीं, बस हम को रिलेट कर रहे हैं कि वहाँ का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वही सेम चीज़ को रिलेट करके यहाँ पर सेम फंडामेंटल्स हो जाएगी। तो वहाँ पर जो सिनेरियो बैलेंस बैंड का था वो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का है, वहाँ सिनेरियो जो कंडक्शन बैंड का था वही सेम सिनेरियो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का। इसी एक्साइटेड स्टेट को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट। कोई भी अगर एटम है तो उसके एक्साइटेड स्टेट में रुकने की जो लाइफ टाइम होती है वो होती है 10⁻⁻9 सेकंड से लेकर 10⁻⁻3 सेकंड के बीच की रेंज होती है। या जनरली हर बुक में देखते होगी इसकी जो रेंज लिखी होती है 10⁻⁸ सेकंड तक होती है। कोई भी आइटम अपने एक्साइटेड स्टेट में इससे ज़्यादा समय तक नहीं स्टे कर सकता, यानी कि मिनिमम इतने समय तक वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में स्टे करेगा, जिसका जो रेंज होगा 10⁻⁻9 सेकंड से लेकर 10⁻⁻3 सेकंड, या जनरली बुक में लिखा रहता है 10⁻⁸ सेकंड। हम एक सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल आइटम से लेकर इसको प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर भी देखोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, वो उसके ग्राउंड स्टेट में रहते थे, बैलेंस बैंड में रहते थे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट में। तो हम ये एक सिंगल आइटम की बात करते हैं, एक सिंगल आइटम है हमारा ग्राउंड स्टेट। अब इस आइटम पे हम क्या करते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट का फोटान इंसिडेंट कराते हैं। फोटान बराबर एक एनर्जी होता है, एक फोटान एनर्जी इस पर इंसिडेंट कराए, E बराबर क्या होता है, h न्यू फोटान की एनर्जी। और ये ध्यान देना ये जो फोटान की एनर्जी इंसिडेंट कराएंगे ये ऐसे अपने मन से नहीं इंसिडेंट करा देंगे, ये हम जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स हैं, ये भी एक तरह से एनर्जी लेवल्स है ना, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर वाला फोटान की इंसिडेंट की एनर्जी, यानी E2 बराबर E2 माइनस E1। यानी यहाँ से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो फोटान की तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन H। यानी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इस फोटान की फ्रीक्वेंसी के बराबर, इस फ्रीक्वेंसी के बराबर उस फोटान को उस एटम पे इंसिडेंट करेगा जो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के क्या हो, बराबर। तो होगा क्या, तो जो ग्राउंड स्टेट पे एटम्स हैं वो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है ना, और जब हम इंसिडेंट करा दिए तो उसको मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी उसको दे दिए।
तो जो ग्राउंड स्टेट में एटम है वो क्या करेगा, उतनी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जब कर लेगा तो उसका अगर हमारा पेट भरा हुआ है और हमको 2 4 5 रोटी और खिला दिया जाए तो हम कहाँ एक्साइट नहीं हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे रह नहीं पाएंगे। तो ये एटम क्या करता है, एक्साइट कर जाता है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन तो ये एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जो ग्राउंड स्टेट में एटम था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर उसको कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। समझ गए? सब बात यहीं तक नहीं खत्म होती, ये तो प्रोसेस बता दिया गया। फिर आइंस्टीन साहब थे, वो हर चीज़ों में अपना अपना शोध करते थे, यहाँ भी वो आ गए। फिर उन्होंने क्या बताया, इस पे जब उसकी एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच। तो उन्होंने बताया कि उस एटम का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को उन्होंने P से डिनोट किया, और चूंकि जो इस प्रोसेस में जो प्रोबेबिलिटी हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2, यानी P12 उसको नाम दिया। वो जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डेंसिटी पे। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी एनर्जी डेंसिटी पे। तो जानते हो फिजिक्स में जब कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट P12 बराबर B12 और U न्यू। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर B12 इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where B constant of proportionality and is defined as Einstein coefficient of stimulated absorption। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो। सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, अब एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब आइटम कहाँ चला गया, इमिशन प्रोसेस होगा। अब आइटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है पहले उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज करके वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरा आइटम जाएगा, ऐसे दूसरा आइटम जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और कोई भी जब एक्साइटेड स्टेट में आइटम जाएगा वो कम से कम इतने सेकंड तक वहाँ स्टे करेगा, ध्यान देना उतने समय तक वहाँ स्टे करेगा तभी वो वापस आएगा नीचे ग्राउंड स्टेट में। तो वो समय कितना है, 10⁻⁸ सेकंड। जनरली हम लोग बुक में देखोगे तो 10⁻⁸ सेकंड का, अच्छा वो इतना कम समय है कि वो जाएगा और चला आएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। 10⁻⁸ सेकंड, यानी दशमलव के 8वें स्थान तक जाओगे, उतने अगर एनालिसिस करो तो वो आइटम चला भी जाएगा, चला भी आएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। तब क्या होगा कि वो आइटम जो एब्जॉर्ब करके गया था, जो उतनी एनर्जी के अमाउंट का फोटॉन जो है उसको इंसिडेंट करा देगा, उसको रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा, और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे दूसरा आइटम गया, वो भी एक्साइटेड स्टेट में गया, उतने समय तक रुका, फिर वापस एनर्जी रिलीज करके फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये सब जो फेज होता है ये रैंडम फेज में होने लगते हैं, यानी हर आइटम का जो फेज है वो रैंडम फेज होने लगता है। इसीलिए ये जो फोटान, इमिटेड फोटान होते हैं, जब रैंडम फेज हो गया तो इसलिए इनकोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट होने के लिए फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो इमिटेड फोटान्स होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं कि इनकोहेरेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, इनकोहेरेंट होते हैं, कि उनका फेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है, स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस क्या होता है। स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस में यहाँ तक तो प्रोसेस होता ही है, फिर जो एक्साइटेड स्टेट में एटम रहता है इसके पास जो ये फोटान इमिट कराया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट के एब्जॉर्ब करके लेके गया था, उसी सेम फ्रीक्वेंसी के बराबर इस
जो ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में एटम है उसके साथ जो इमिटेड फोटॉन्स है उसके साथ एक एडिशनल फोटॉन हम इमिट करा देते हैं इसी सेम फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो क्या हो गया, तो ये जो प्रोसेस होता है ये दोनों सेम फेज में होते हैं, ये दोनों सेम फेज में होंगे और जो इंसिडेंट फोटॉन है वहाँ पे और जो इमिटेड फोटॉन्स है वो सेम फेज में होते हैं। तब जो स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और लेजर की एक प्रॉपर्टी भी है कि लेजर लाइट कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो ये हमारा स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी बताया स्पॉन्टेनियस इमिशन में, यानी P21, यानी इसमें ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है ना, P21, और स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो उनका निकल के आया वो A21 निकल के आया। और जो स्टिमुलेशन इमिशन में यानी ये भी P21 ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1 में, लेकिन ये कौन सा है स्टिमुलेशन वाला, ये भी बराबर होता है B21 और U। तो ऐसे तीनों प्रोसेस में आइंस्टीन ने अपने अप्रोच दिए, फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में और थर्ड प्रोसेस में। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे ना, इससे आगे की बात हम लोग करते हैं। हेडिंग डाल लिए थे ना तुम लोग, हेडिंग डाल लो, क्या लिखे थे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन, लिख लो सब लोग, हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन प्रोबेबिलिटीज ऑफ, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कामा स्पॉन्टेनियस एमिशन, the relation between Einstein probabilities of stimulated absorption comma spontaneous emission and stimulation emission of radiation। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल देना, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो लिखो इसमें, कंसीडर एन असेंबली, कल तो समझाई दिए था ना पूरा रिलेशनशिप, उसी को बस लिखा दे, एक एक लाइन फिर से चलेंगे। कंसीडर एन असेंबली ऑफ एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, in thermal equilibrium at temperature capital T, at temperature capital T with radiation of frequency nu, with radiation of frequency nu, full stop, the rate of absorption of radiation, the rate of absorption of radiation affecting transition from state 1 to 2, स्टेट लिख के ब्रैकेट में 1 एरो 2, ऐसे स्टेट 1 to 2, state 1 to 2 is proportional to the energy density of radiation, energy density of the radiation u nu, full stop, therefore energy density of radiation u nu, full stop, therefore the number of transition
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम इज, या ऐसे लिखो, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम स्टेट, ऐसे लिखो 1 to 2 इज, इज क्या है, इज क्या है, ये ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन में क्या है, P12 बराबर B12 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर चूंकि ध्यान देना कि ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या मान लेते हैं कितना है, N1 है, और एक्साइटेड स्टेट में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या कितनी है, N2 है। तो जहाँ जहाँ ट्रांजिशन 1 से 2 स्टार्ट होने, यानी वो ग्राउंड स्टेट से जा रहा है, तो वहाँ संख्या किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, N1 से, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 1 से 2 में। और ऐसे यहाँ भी क्या कर दोगे, N1 से मल्टीप्लाई कर। ठीक, हाँ लिख लो इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझा दिया यहाँ तक। ये लिख लो इक्वेशन नंबर 1, where N1 is the, where N1 is the number of atoms, number of atoms per unit time, per unit time in state 1, in state 1, and B12, and B12 is called, and B12 is called, ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना, इन्वर्टेड कामा में लिखना, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ B12 इज कॉल्ड, इन्वर्टेड कामा में लिखना, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इन्वर्टेड कामा बंद, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, तो ध्यान देना जहाँ B12 लिखे हो ना, उसको भी ऐसे इन्वर्टेड कामा में लिख देना, B12 को इज कॉल्ड, जो आइंस्टीन कोफिशिएंट और उसको भी अंडरलाइन कर देना ऐसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस, द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस emission, the number of spontaneous emission per unit time, the number of spontaneous emission per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume will be proportional to, will be proportional to N2, N2, comma, which represent the, which represent the number of atoms, number of atoms per unit volume, per unit volume of state 2, of state 2, full stop. Hence it is defined by a, hence it is defined by a given relation, डैश कर देना। क्या होता है, यहाँ स्टेट जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है ना, तो 2 से 1 में हो रहा है, तो 2 में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है, N2 है, तो क्या हो जाएगा N2P21 स्पॉन्टेनियस इक्वल टू
N2 इंटू A21, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वेर A21 ऐसे लिखना, ऐसे इन्वर्टेड कामा A21 लिख देना, वेर A21 इज कॉल्ड, फिर इन्वर्टेड कामा में आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ, इज कॉल्ड आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके कि द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम इमिशन, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम would depend on N2 as well as energy density U nu, as well as energy density U nu, full stop. Hence it is defined by another relation which is given by, another relation comma which is given by, वो क्या हो जाएगा, N2 P21 स्टिमुलेटेड बराबर B21 U nu, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ऐसे लिख लो, वेयर B21 इज कॉल्ड, वेयर B21, हाँ यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी N2 रहेगा, where B21 is called Einstein coefficient of stimulated emission of radiation। ठीक है, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से लिखना, 10 the number of atoms in state 2 drop to state 1 either spontaneously or under stimulation, comma emitting a photon per unit time
पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों इमिशन प्रोसेस को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, N2 P21 बराबर कितना हो जाएगा, N2 A21 प्लस N2 B21 U, यही ना होगा। ये एब्जॉर्प्शन प्लस ये दोनों इमिशन को एक साथ कर दिए तो N2 P21 बराबर कितना हो जाएगा, N2 A21 प्लस N2 B21 U। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। हो गया, लिखो इसके आगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कामा द एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन रेट्स must be equal to the stimulated absorption rates, stimulated absorption rates, that is क्या हो जाएगा, मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन है यानी N1 P12 ये किसके इक्वल हो जाएगा, N2 P21। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन, कब, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। तो क्वेश्चन नंबर दे दो 5। तो जरा इसकी वैल्यू रखो, N1 P12 की वैल्यू कितनी है, N1 B12 U न्यू और N2 P21 की N2 A21 प्लस N2 B21 और U न्यू, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये एक तरह दिख रहा है ना, इस दोनों को एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा, N1 B12 U न्यू माइनस N2 B21 और U बराबर N2 इंटू A21 हो गया। यहाँ से देखो U न्यू कॉमन दिख रहा है ना, U न्यू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, N1 B12 माइनस N2 B21 बराबर N2 A21। यहाँ से अगर U न्यू की वैल्यू निकालो तो ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, N2 A21 अपान N1 B12 माइनस N2 B2। कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों N2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों में करना है। तो यहाँ डिवाइड करोगे N2 अपान N2 कितना आ जाएगा, A1 सॉरी A21 है ना, A21। यहाँ पे कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पे देखो B12 भी तो है, छूट गया है, देखो यहाँ पे B12 है, अच्छा नहीं वो तो कट ही गया है ना, यह तो है ही। तो A21 अपान कितना हो जाएगा, N1 अपान N2 और ये कितना है B12 माइनस N2 अपान N21 और कितना बचा B2। फिर पूरे इक्वेशन में क्या करो, B21 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे दोनों कर दो, तो यहाँ कितना बच जाएगा, A21 अपान B21 इंटू 1 अपान, यहाँ कितना हो जाएगा N1 अपान N2, ये कितना हो जाएगा B12 अपान B21 माइनस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज़ और,
कि जो नंबर ऑफ स्टेप, अच्छा यहाँ तक पहले कर लो, यहाँ तक लिख लो, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, इसके आगे कल चलेंगे, टाइम हो गया। तब यहाँ से n1 n2 की वैल्यू निकालेंगे और ले जाकर पुट करेंगे, फिर इसको अपने फ्लैंक रेडिएशन लॉ से कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 5 तक दिए हो, इसको क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके आगे चलो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तुम लोग को जो चीज़ समझ में ना आया हो? एक काम बस आप लोग करिएगा कि जितनी पढ़ाया जा रहा है उसको दूसरे दिन क्लास में